अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सांप्रदायिक पंचांग। यहां थे हम। ये कम्युनल अवार्ड क्या होता है? देखो, वहां के पीएम हैं रेमजे मैकडोनाल्ड। वहां के पीएम कौन है? रेमजे मैकडोनाल्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये 16 अगस्त, ये डेट याद रख लेना भाई। ये है ना, ये डेट बड़ी काम की है। ये आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें अक्सर ये डेट पूछ ली जाती है। 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट है। तो 16 अगस्त 1932 को वहां के प्रधानमंत्री हैं, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, वो टाइम वाला पीएम नहीं है। ये प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, रेमजी मैकडोनाल्ड। और रेमजी मैकडोनाल्ड साहब क्या करते हैं? ये एक सांप्रदायिक पंचांग, कम्युनल सांप्रदायिक, देखो नाम में ही सांप्रदायिक है, इसका मतलब ये एक ऐसा वो घोषणा पत्र लेके आ रहे थे जिससे और ज्यादा सांप्रदायिकता उनको फैलानी थी। तो ये सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 को वहां के प्रधानमंत्री हैं रेमजे मैकडोनाल्ड, वो लेकर के आते हैं। इसकी जो टाइमिंग मैंने लिख दी थी दूसरे में, इसकी जो टाइमिंग है, मतलब ये कब आ रहा है? क्या तीसरे सम्मेलन से पहले आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब, ये देखो। तीसरे सम्मेलन से पहले। ये कब आ रहा है? तीसरे सम्मेलन से पहले आ गया। ठीक है, अपने को इतना ही मतलब पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से एक बार इतना ही समझना है। तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग डिक्लेयर किया, घोषित किया। और ये तीसरे सम्मेलन से पहले की ये डेट है, 16 अगस्त तीसरे सम्मेलन से पहले की है, यानी उस तीसरे सम्मेलन से पहले ही ये आ गया था। तो जब तीसरे सम्मेलन से पहले आ गया, तो इसको लेकर के जब तीसरा सम्मेलन होगा तो कांग्रेस तो कहेगी ना भाई, दूसरे सम्मेलन में क्या हुआ, गांधी जी गए थे। आप आपने हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कांग्रेस ने केवल केवल दूसरे ही सम्मेलन में भाग लिया था, ना तो वो पहले में गई कांग्रेस पार्टी और ना तीसरे में गई। केवल दूसरे में गई थी, और वो भी कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी उसमें शामिल हुए थे। और हमने ये भी देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरोजनी नायडू, ये तीनों सम्मेलनों में भाग लेने गई थी। तो ये तीसरे सम्मेलन से जस्ट पहले आएगा। और इसमें जब सांप्रदायिक पंचांग आ जाएगा तो कांग्रेस और महात्मा गांधी वो इसका विरोध करेंगे। और जब इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो इस बात से राजी नहीं है। राजी नहीं है तो वो इस तीसरे सम्मेलन में क्यों जाएंगे? तो वो तीसरे सम्मेलन में नहीं जाते। तो अब बात आती है कि सांप्रदायिक पंचांग में ऐसा क्या था जिसके लिए इतना हंगामा हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, ये ऐसा मतलब क्या हुआ था इसमें? तो ध्यान देना है कि अपन 1909 से पढ़ते चले आ रहे हैं। 1909 में हमने पढ़ा कि सबसे पहले मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली स्टार्ट होती है। फिर उसमें ईसाई जोड़ दिए जाते हैं, यूरोपियंस जोड़ दिए जाते हैं, सिख जोड़ दिए जाते हैं, एंग्लो इंडियंस भी शामिल हो जाते हैं। कब? 1919। तो 1919 में उस सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के लपेटे में और आ जाते हैं। अब देखो, अंग्रेज बोले यही यही थोड़ी है, यह इसका मतलब हमने अलग अलग जो भारतीय समाज में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को तो बांट ही दिया आपस में। तो हम क्यों ना अब हिंदू समाज को भी आपस में ही थोड़ा बांट दें तो ठीक रहे। कि कोई भी एकजुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा एकजुट होंगे हमारे लिए खतरा होगा। तो इन्होंने हिंदू समाज के अंदर भी फूट डालने के लिए क्या कर दिया? दलितों के लिए इस सांप्रदायिक पंचायत, ये कम्युनल था, सांप्रदायिक था। तो इसमें ऐसा कौन से संप्रदाय को टारगेट किया गया, कौन से कम्युनिटी को टारगेट किया गया? तो ध्यान रखना है, इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा क्या हुआ? जो दलित थे, दलित का मतलब डिप्रेस्ड क्लास, हिंदू में जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। ध्यान देना, इसका पर्पज क्या था? कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जो दलित लोग हैं, किसमें? हिंदुओं में जो दलित लोग हैं, उनके लिए भी अब हम अलग से, यानी कि इनको अंग्रेजों को बड़ी मतलब चिंता हो रही है। हालांकि इनको चिंता थोड़ी, इनका असली मकसद ये थोड़ी है कि सारे भारत वाले एक साथ बैठे हैं, एकजुट रहें, एक रहें, ये थोड़ी है। इनको तो बांटना था। तो इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली शुरू कर दी। किन के लिए? दलितों के लिए। ध्यान देना, इन्होंने हिंदू समाज को भी बांटने का काम शुरू कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया? पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली वो सांप्रदायिक पंचायत से किसके लिए शुरू कर रहे हैं? दलितों के लिए। तो ये एक तो ये याद रखना। तो फिर क्या हुआ इससे? क्या ये सफल हो गए? क्या इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को वास्तव में ही लागू कर दिया? ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद में क्या हुआ? महात्मा गांधी
क्या करते हैं महात्मा गांधी? पुणे जेल, पुणे, पुणे की जो येरवदा जेल, इसका इतिहास में बड़ा नाम आता है बहुत बार। पुणे की येरवदा जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बोले मेरे जीते जी, मेरी आंखों के सामने मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आमरण अनशन का मतलब मैं मेरी आंखों, मैं मेरा जीवंत जी को नहीं होने दूं, सीधी सी बात है। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। बोले ये तो बांटने वाला काम है, और बांटने वाला काम है तो मैं मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। तो फिर क्या हुआ? ये जो आमरण अनशन पर बैठ गए, और आमरण अनशन पर बैठ गए तो फिर और जो दूसरे जो थे नेता लोग कांग्रेस के ही, उन्होंने ये कहा, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजी किया कि आप ऐसा करो, गांधी जी के साथ में एक समझौता कर लो, ताकि ये जो है ना आपका जो पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली है, ये फिर लागू नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में गए थे, और ये भी चाहते थे कि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े। तो कहीं ना कहीं इनके कुछ डिमांड्स थी, कुछ ये डिमांड्स थी, इनकी बदौलत फिर लास्ट में अंग्रेजों को तो मौका चाहिए ही था, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया, और ये फिर उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग लेके आ गए। अब ये कैसे ये वापिस हो, सांप्रदायिक पंचांग कैसे वापिस हो? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान ले तभी तो वापिस हो, वरना अंग्रेजों को तो बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे देखो हम क्या करें, आपके ही मतलब नेता लोग कह रहे हैं, आपके ही जो प्रतिनिधि हैं कम्युनिटी के, समुदाय के, वो कह रहे हैं तो हमें तो करना पड़ेगा, एक तरह का बहाना तो ले ही लेंगे वो। तो इसमें उन्होंने, अब बात यही थी कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में अगर कोई समझौता हो जाए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समझौते को मान लें, तो ये सांप्रदायिक पंचांग वापिस हो सकता है। तो अब कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी राजी किया जाए, जो दलित नेता थे। क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर ये बात कैसे बनेगी? क्योंकि दलित लीडर्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पुन्ना पैक्ट होता है। ध्यान रखना, ये हिस्ट्री में भी बहुत बार आ जाता है। क्या होता है इनके बीच में? पुन्ना में एक समझौता आता है, पुन्ना पैक्ट। पुन्ना में एक समझौता हो रहा है, किस डेट को? अपने को ये डेट याद रखनी है भाई, 24 सितंबर 1932। कौन सी डेट को? 24 सितंबर 1932 को। अब ऊपर देखो, 16 अगस्त 1932 को तो आया सांप्रदायिक पंचांग कि हम तो आपको बांटेंगे साहब। फिर क्या हुआ? कोशिश हुई कि चलो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, तो फिर कोशिश हुई कि नहीं, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हो जाए, और ये अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी ये जो मांग है एज ए दलित नेता के रूप में, वो उनसे अगर इनके बीच में समझौता हो जाता है और ये पीछे हो जाते हैं, तो फिर ये सांप्रदायिक पंचांग वापस करवा दिया जाएगा, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखो, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुन्ना पैक्ट हो रहा है कब? 24 सितंबर, यानी करीबन करीबन आप 1 महीना और 10 एक दिन मान लो, 8 दिन मान लो। तो 1 महीना 8 दिन के आसपास पुन्ना पैक्ट हो रहा है। किन के बीच में हो रहा है? अंबेडकर और गांधी के बीच में, ठीक है। और जैसे ये पुनः पैक्ट हुआ, तो इनकी बात पुनः पैक्ट में हो गई कि हम इस सांप्रदायिक पंचायत, ये इस पुनः पैक्ट में सब कुछ तय हो गया कि ये सांप्रदायिक पंचायत के हम बिल्कुल भी मतलब दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली देने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। हमारी अब ये पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली की कोई मांग नहीं है, दलितों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इस पुनः पैक्ट में हो गई। तो फिर क्या मतलब ये मान लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल इन्हीं बातों पर मान गए कि नहीं भाई, अब चलो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली अंग्रेजों को नहीं करनी चाहिए, केवल इतने में ही मान गए? या फिर कुछ उन्होंने कुछ सीटों का रिजर्वेशन तो करवाया होगा, ताकि दलितों का प्रतिनिधित्व भी तो हो, दलितों को भी आगे आने का मौका मिले, उनको भी उनकी बात रखी जाए, उनको भी आगे मतलब स्थान दिया जाए। तो उनके लिए भी तो कुछ आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई होगी। तो ध्यान देना इसमें, दलितों के लिए इस पुनः पैक्ट में जरूर कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे। अब देखो क्या प्रावधान होंगे, ये लो वापिस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। पुना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, और पुना पैक्ट के बाद में अंग्रेजों को अपने इस पंचांग को वापस लेना पड़ा, क्योंकि पुना पैक्ट में अंबेडकर और गांधी के बीच में पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसमें वो अंबेडकर को मना लेंगे कि आप ये सांप्रदायिक पंचांग वापस कराओ अंग्रेजों से, और ये फिर सांप्रदायिक पंचांग वापस हो जाएगा। लेकिन क्या बस इतने में ही मान जाएंगे, या वो दलितों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे इस पैक्ट में? तो इस पैक्ट में फिर क्या होता है? तो इस पैक्ट में देखो,
इस पैक्ट में ये होता है दलितों के लिए फिर सीटों के रिजर्वेशन की बात बनती है। इस पूना पैक्ट में ये तय होता है गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कि चलो हम सांप्रदायिक पंचायत को तो हम फेवर नहीं करेंगे, ये तो चलो हम इसकी तो खिलाफत कर देंगे, लेकिन फिर हमारे दलितों का क्या होगा, हमारे प्रतिनिधित्व का क्या होगा, हमें भी तो उचित स्थान मिलना चाहिए, हमारी भी तो बात मंच पर रखने वाले होने चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि हम दलितों के लिए सीटें रिजर्व कर देते हैं, मतलब दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर देते हैं। सहमति बन गई। तो कितनी सीटें, ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आप याद कर लेना। प्रांतों में कुल 147 सीटें रिजर्व करने की बात बनी। किसके बीच में? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट में यह तय हुआ कि चलो अब सांप्रदायिक पंचायत तो होगा वापिस, लेकिन लेकिन ध्यान रखना, लेकिन दलितों को चूंकि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाई ये सांप्रदायिक पंचायत का मतलब ही था कि दलितों को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अंग्रेज तो यही बोल के कह रहे थे हम दलितों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पुनः पैक्ट के बाद इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिले। तो ये हुआ कि नहीं, प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बोले दलितों के लिए हम सीटों का रिजर्वेशन कर देंगे। तो कितनी सीटें हुई ये फैक्ट आप एक याद करने की कोशिश करना कि प्रांतों में कुल 147 सीट्स को रिजर्व किया गया। दलितों के लिए प्रांतों में कुल मिलाकर के कितनी सीटें? 147 सीटें। और जो केंद्र में, ये तो हो गई प्रांतों में, और केंद्र में ये तय हुआ सामान्य सीटों में से 18 सीटें। सामान्य में से, बाकी बाकी तो वो बटी हुई थी, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, ईसाई, यूरोपियंस, ऐसे तो बटा हुआ ही था। तो ये कह रहा है जितनी भी फिर जो सामान्य सीटें थी उनमें ये तय कर दिया गया कि उन सामान्य में से 18% सीटें अब दलितों के लिए रिजर्व रहेंगी। देखो, रिजर्व अलग है, सांप्रदायिक ये मैंने बहुत पहले बता दिया। रिजर्व का तो मतलब है केवल कैंडिडेट दलित खड़ा होगा। कैंडिडेट कौन खड़ा होगा? दलित होगा। वोटर्स तो सारे ही होंगे। अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए लागू हो जाती तो इसका मतलब खड़ा होने वाला, चुनाव लड़ने वाला भी दलित है तो वोटर्स भी केवल दलित है। तो वो तो गड़बड़ हो जाता, बढ़ जाता। अब रिजर्वेशन में क्या हुआ कि जो सीट है उस सीट से जो चुना जाएगा वो दलित ही होगा, और जो चुनाव लड़ेंगे वो सारे दलित ही होंगे, लेकिन वोटर्स सारे कम्युनिटी के होंगे, सारे समुदायों के होंगे। तो ध्यान रखना आपको कि 147, कितने की हो रही है बात? 147। ये हो गई 147 सीट। कहां पर? प्रांतों में, प्रोविंशियल पी। और ये आपके जो केंद्र है, केंद्र में जो विधानमंडल था उसमें कितना? 18। ये ध्यान रखना, कितना सीटें? 18। इसको पक्का याद कर लो भाई। कितनी भी सीटें? 18%। केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें? 18%। और प्रांतों में कुल कितनी सीटें? 147। ये पूना पैक्ट में तय हो गया। तय हो गया, दोनों साइड राजी हो गए कि ठीक है, हम इतना इतना ठीक है। और बाद में आपको पता है ये सांप्रदायिक पंचायत वापिस हो जाता है।